आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मिशन की जिसे चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू किया है। मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण 2024। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई नासा की सैटेलाइट लॉन्च होने वाली हो, लेकिन असल में यह है लिस्ट में नाम काटने का टैलेंट शो। अब जरा सुनिए इसकी टाइमिंग। मान लीजिए शादी तय हो गई है और पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त अगले सोमवार का है, मंडप अभी बना लो, बारात अभी बुला लो और हलवाई से भी अभी रसगुल्ले तैयार करवा लो। कुछ ऐसा ही हाल है इस वोटर लिस्ट रिवीजन का। मतलब सुपर स्पीड रिवीजन जिसमें मतदाता को समय नहीं है लेकिन गलती करने का पूरा मौका दिया गया है। बिहारी युवा रमेश यादव दिल्ली में मजदूरी कर रहा था, उधर बिहार में उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया, कारण उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब रमेश भाई का सवाल यह है, भाई हम नीतीश बाबू का वीडियो देख सकते हैं, लालू जी का भाषण शेयर कर सकते हैं और वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हम दिल्ली में हैं। देखिए बिहार कोई छोटा राज्य तो है नहीं, यहाँ वोटर कटे तो दर्द पटना से पिघलकर दिल्ली तक जाता है। यहाँ माइग्रेंट वर्कर, स्टूडेंट्स, छोटे दुकानदार, हर कोई कहीं ना कहीं बाहर है। चुनाव आयोग ने बोला है आप जहां हैं वहीं रहिए, वोटर लिस्ट यहीं से निकलेगी। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये सिस्टम आपको ऐसा घूरेगा जैसे पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ करके आप इंडिया में आए हैं। मतलब वोट डालना है तो आधार कार्ड लाइए, नहीं है तो राशन कार्ड लाइए, नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लाइए, नहीं है तो फिर भगवान ही मालिक है। और डिजिटल इंडिया की बात मत पूछिए। यहाँ डिजिटल सिस्टम ऐसा है कि ओटीपी भेजा जाता है बेतिया और पहुंच जाता है बेंगलोर। वोटर आईडी अपडेट कर रहे हैं तो वेबसाइट आपसे पूछती है क्या आप रोबोट हैं? हम कहते हैं नहीं भाई, हम बिहारी हैं। और डुप्लीकेट नामों की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक व्यक्ति का 3 जगह नाम है, रामजी यादव, राम जे यादव और आर जे यादव, तीनों अलग अलग विधानसभा सीटों में। मतलब बंदा खुद से वोट मांग सकता है, भैया इस बार मुझे ही वोट देना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोफेसर कंसल्टेंट है? क्या लोगों की राय ली गई है? क्या किसी पंचायत में जाकर पूछा गया है कि आपके गांव में कितने लोग बाहर हैं? कहीं नहीं, बस पटना में बैठकर कहा गया 11 डॉक्यूमेंट्स लाओ, नहीं है तो जाओ। मतलब जनाब देश का नागरिक बनने के लिए अब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी आखिर थक कर बोल ही पड़ा भाई थोड़ा आराम से काम करो, कम से कम 6 महीने का समय दो ताकि लोग अपने हक के लिए तैयार हो सके। इस देश में सबसे तेज चीजें 2 ही होती हैं, पकौड़ों में आग और वोटर लिस्ट में नाम काटने की गति। तो दोस्तों अगर पहली बार वोट डालने जाए तो ये मत पूछिए कि ईवीएम है, पहले ये पूछिए कि मेरा नाम भी है या नहीं। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है पर उसका डेटाबेस अभी अपडेट होना बाकी है। जय संविधान और जय वोटर लिस्ट में टिके रहना एक बहाना है। आइए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में होने वाली उथल पुथल जो पिछले 2 साल से तकरीबन चल रही है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 से ये सब कुछ ड्रामा जो चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में। अब उस मुद्दे पर कुछ बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं सद्दाम हुसैन के एक एग्जाम्पल की। सद्दाम हुसैन को देख लीजिए कि किस तरीके से इराक में अमेरिका ने खेल खेला था। हालांकि ये सच है कि सद्दाम हुसैन का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ईरान का मामला बिल्कुल अलग है। और रही बात न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो अगर मान भी लीजिए कि अमेरिका इजराइल मिलकर उसकी सारी फिजिकल न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर भी देते हैं तो उस नॉलेज को कहां डिस्ट्रॉय करेंगे? आप मुझे बताइए। पूरे ईरान में न्यूक्लियर साइट्स की नब्ज धड़क रही है। वो ज्ञान, वो टेक्निकल तैयारी, वो साइंटिफिक नेटवर्क, ये सब मिटाया नहीं जा सकता। और मुझे लगता है ईरान न्यूक्लियर पावर बन के ही रहेगा। ये सिर्फ एक इरादा नहीं है, अब तो एक्सपर्ट भी इसको मानते हैं। अब एक आखिरी सवाल कासमी साहब से, क्योंकि समय भी अपने आखिरी मोड़ पर है। देखिए इजराइल की मंशा एकदम साफ है, किसी भी हाल में ईरान को कमजोर करना, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, राजनीतिक नेतृत्व हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर चीज को कुचलना। लेकिन ये उसका ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि ईरान अब वो मुल्क नहीं है जो दब जाए। और इजराइल की ये बेचैनी सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल ही एक रिपोर्ट दी थी जिसमें खुलासा हुआ था कि एक ऐसा मौका आया था जब सीज फायर की संभावना बन रही थी, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू ने जानबूझकर सीज फायर तोड़ दिया सिर्फ इसलिए ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। और यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू और ट्रंप की एक गुप्त मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने अगले राउंड की जंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यानी जंग नहीं, पॉलिटिक्स का हथियार बन चुकी है। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करना चाहते हैं। एक तरफ दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठाकर दूसरी तरफ खुद को शांति का मसीहा घोषित करने का प्लान है। मतलब पहले तुम तेल डालो,
फिर खुद को फायर ब्रिगेड समझो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चाय में नमक डालकर बोले देखो ये स्वाद का नया इनोवेशन है। साफ है इजराइल और अमेरिका की ये साझा रणनीति सिर्फ ईरान को झुकाने की नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लाइन पर लाने की है। जिस तरह सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई अमेरिका के साथ खड़े हैं उसी तरह वो ईरान को भी उसी कतार में लाना चाहता है। मगर ईरान न केवल तकनीकी स्तर पर बल्कि वैचारिक और लोकतांत्रिक स्वरूप में भी बाकी इस्लामिक मुल्कों से अलग है। वो अपनी आवाम को साथ लेकर चल रहा है। जंग की तैयारी दोनों तरफ से जारी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमले तेज हो रहे हैं। हमास पर बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये सब महज वार्म अप है। आगे क्या होगा, शायद कुछ ऐसा जो पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देगा। यमन ने 2 जहाज गिरा दिए हैं, एक नहीं 2, और ये महज जहाज नहीं थे। ये इजराइल के घमंड की सीधी लकीर पर चले जा रहे वो निशान थे जो अब रेड सी में डूब चुके हैं। इसके बाद यमन ने कहा है जो भी जहाज इजराइल की ओर बढ़ेगा वो बचेगा नहीं। और तब इजराइल जो दुनिया को अपनी ताकत के किस्से सुनाता है वो पहुंचा अमेरिका के दरवाजे पर। भीगती आंखों, झुकी गर्दन और थरथराते लहजे में बोला हमें यमन से बचा लो, हमारे साथ जंग में शामिल हो जाओ। हाँ, वही यमन जिसे दुनिया तीसरी दुनिया का सबसे गरीब मुल्क मानती है, वही यमन जो खुद बमों के नीचे पला है, अब बम बरसा रहा है। और इजराइल जिसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है वो इस छोटे से देश से लड़ने में भी अकेला नहीं पड़ना चाहता। क्या आपको याद है अमेरिका पहले भी यमन पर बम बरसा चुका है, लेकिन फिर जब उसके हथियारों ने सिर्फ रेत उड़ाई और मलबा बिछाया, जब उसके डॉलर जलकर राख हो गए, तब चुपचाप बिना इजराइल को बताए उसने यमन से समझौता कर लिया। और आज यमन फिर खड़ा है, सीधा, दृढ़ और चेतावनी देता हुआ। इजराइल ने कई बार यमन पर हमले किए लेकिन हूती कभी नहीं झुके और आज एलियात पोर्ट वीरान पड़ा है। जहाज वहां नहीं जा रहे हैं, कंपनियां डर चुकी हैं और इजराइल से ताक रहा है अमेरिका की तरफ। उधर ईरान की तरफ से भी एक धमाका हुआ है। कतर के अल उदैद बेस पर जो हमला ईरान ने किया था उसे इंटरसेप्ट कर लिए जाने का दावा किया गया था। कहा गया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब क्रेडल की रिपोर्ट बताती है वहां मौजूद एक यूएस कम्युनिकेशन डोम जिसकी कीमत थी $5 मिलियन वो तबाह कर दिया गया। यानी एक बार फिर झूठ बोला गया था। मिसाइलें जमीन तक पहुंची थी, धमाका हुआ था, धरती कांपी थी और अब सच्चाई सामने आ रही है। अमेरिका को भी अब ये लड़ाई सस्ती नहीं पड़ रही। रफा को खाली करा लिया गया, अब वहां कंसंट्रेशन कैंप बनाए जाएंगे। जो अंदर है वो जिंदा है, जो बाहर है उसे गोली मार दी जाएगी। इमदाद की लाइन में खड़े बच्चे मारे जा रहे हैं। इजरायली सैनिकों को आदेश है अगर इमदाद लेने कोई आता है तो गोली मार दो। जब कभी भी सीज फायर की बात होती है नेतन्याहू के किसी न किसी सहयोगी की धमकी आ जाती है। पिछली बार भी सीज फायर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी सरकार गिर सकती थी। सीज फायर इंसानियत की कीमत पर सत्ता बचाई जा रही है और यही है आज की दुनिया जहां बच्चा दूध मांगे तो उसे गोली मिलती है, जहां पत्रकार कैमरा उठाए तो उसका सिर उड़ा दिया जाता है, जहां हेल्थ वर्कर्स पट्टी बांधे तो उसे टारगेट बना दिया जाता है और जहां सच्चाई खून में डूबी हुई पड़ी हो। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दूध का डिब्बा या एक सेरेलैक की थैली किस तरह आतंकवाद फैला सकती है? नहीं ना। लेकिन अगर इन्हें भी रोका जा रहा है तो ये कोई सुरक्षा नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ खुला ऐलान है। और जो लोग बार बार इसे 7 अक्टूबर से जोड़ते हैं उन्हें मैं 26 जुलाई 1938 का एक अखबार दिखाना चाहता हूं। जब इजराइल बना भी नहीं था, जब यहूदी बस आना शुरू ही हुए थे, हाइफा के पोर्ट पर एक विस्फोट हुआ था जिसमें 100 लोग मारे गए थे। 1938 यानी 86 साल पहले, तब से लेकर आज तक इजराइल का इतिहास है बम, बंदूक और आतंकवाद। फिलिस्तीन की जमीन को रोंदने की, कब्जा करने की एक साजिश, और इस साजिश में अमेरिका और इंग्लैंड उनकी रीढ़ की हड्डी बने रहे। अब एक और खबर आई है, वो खबर जो इजराइल को और बेचैन कर देगी। फ्रांस और सऊदी अरेबिया जिनकी एक मीटिंग जून में होनी थी, जिसका मकसद था फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देना, वो समिट ईरान और इजराइल की जंग की वजह से टल गई थी। लेकिन अब 28 और 29 जुलाई को फिर वही समिट होने जा रही है। फ्रांस, सऊदी अरेबिया और कई देश मिलकर फिलिस्तीन को आजाद मुल्क बनाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। शायद इससे जमीनी हकीकत तुरंत न बदले, लेकिन इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव कई गुना बढ़ जाएगा और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह है आवाम का समर्थन। दुनिया के हर कोने में, यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, यहां तक कि अमेरिका से भी लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं।
आज ईरान की एम्बेसी इंडिया में एक वीडियो जारी करती है जिसमें पूरी दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट नजर आती है। यही जन समर्थन अब हुक्मरानों को मजबूर कर रहा है कि वो अपना रुख बदलें। लेकिन एक और दर्दनाक खबर, वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों को पीट पीट कर मार डाला गया। लिंचिंग हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने देश भारत में खबरें आती रहती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन 2 में से एक फिलिस्तीनी अमेरिका का नागरिक था, उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट था। अब अमेरिका के सिविल राइट्स ग्रुप पूछ रहे हैं कि हमारा नागरिक मारा गया है, आप चुप क्यों हैं? तो अमेरिका का होम डिपार्टमेंट कहता है हम जानते हैं, लेकिन उसकी प्राइवेसी की वजह से कुछ कह नहीं सकते। क्या प्राइवेसी मौत से बड़ी है? क्या खामोशी इंसाफ से ऊपर है? आज नहीं तो कल इजराइल को इसकी कीमत चुकानी ही होगी और अमेरिका को भी उसकी अंधी वफादारी का हिसाब देना होगा। फिलहाल इजराइल एक ही कोशिश में लगा हुआ है, कैसे अमेरिका को फिर उकसाया जाए कि ईरान पर हमला करे। लेकिन अमेरिका फिलहाल शांत है क्योंकि जंग का अंजाम सबको मालूम है।